नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और यूपी में सियासी तपिश अचानक से बढ़ चुकी है और चुनावी माहौल के बीच नेताओं का आना जाना जारी है। कोई साइकिल पर सवार हो रहा है तो कोई कमल को थाम रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद बीजेपी के कई विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और ये माना जा रहा है कि सभी 2022 में अखिलेश यादव के साथ जा सकते हैं। इधर एक तरफ जहां बीजेपी को झटके पर झटके लग रहे हैं तो वहीं बीजेपी ने भी आज सपा के नेताओं को पार्टी में शामिल कराया। सिर्फ नेता पार्टी में ही शामिल नहीं हो रहे हैं बल्कि फर्जी खबरों की भरमार भी है। भदोही से बीजेपी विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी के बारे में तो ये बात सामने आई कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात को उन्होंने फर्जी बताया। मतलब साफ है कि यूपी में जोड़ तोड़ वाली सियासत अभी जारी रहने वाली है और आज बहस में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस सियासी खेल में किसे फायदा और किसे नुकसान होगा। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ तो टिकटों पर माथापच्ची शुरू हो गई। देश के सबसे बड़े सूबे की सत्ता की सवाल है। ऐसे में एक एक टिकट मायने रखता है। जाति समीकरण को बैलेंस तय करता है। लखनऊ की गद्दी का उत्तराधिकारी। एक तरफ बीजेपी यूपी में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रही है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी को एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद कई विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और खबर ये भी सामने आ रही है कि नया ठिकाना समाजवादी पार्टी हो सकता है। यूपी में जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, तोड़फोड़ के नाम पर यूपी की सियासत में अलग ही परिभाषा लिखी जा रही है। जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है कि पार्टी में कोई भी नेता खुश नहीं है, इसलिए सभी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने पर समाजवादी पार्टी खुश है, तो वहीं अब बीजेपी ने कई नेताओं को पार्टी में शामिल कराकर जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी ने काउंटर अटैक करते हुए अब मुलायम के समधी और फिरोजाबाद की सिरसागंज सीट से विधायक हरिओम यादव को अपनी तरफ शामिल कर दिया है। हरिओम यादव के अलावा बीजेपी ने सहारनपुर के बेहट से कांग्रेस विधायक नरेश सैनी को भी पार्टी में शामिल कराया है। सपा के पूर्व विधायक धर्मपाल यादव को भी अपनी तरफ शामिल किया है। तीन नेताओं को पार्टी में शामिल कर बीजेपी ने अब साफ साफ संदेश दिया है कि बीजेपी कहीं से भी समाजवादी पार्टी से पीछे नहीं रहने वाली है। इसलिए बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से निष्कासित चल रहे हरिओम यादव को पार्टी में शामिल कराया है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी हरिओम यादव ने बीजेपी की मदद की थी। यही वजह है फिरोजाबाद जैसे सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इतना ही नहीं, अपने परिवार के 6 जिला पंचायत सदस्य के वोट भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाए थे। मेरे साथ डॉक्टर धर्मपाल सिंह जुड़े हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आज ही इन्होंने बीजेपी के साथ जो है संबंध जोड़ा है। सर, ये शिफ्ट किस चीज़ के लिए, क्या एक कारण था जो पहले की पार्टी में आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला और यहाँ पे आप? माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो देश विकास के पथ पर चल रहा है, उत्तर प्रदेश जो विकास के पथ पर अग्रसर है, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की आज हमने ज्वाइन किया। बात करें तो आप बहुजन समाज पार्टी से हैं, कई शफलिंग्स दिखाई दे रही है। क्या वहाँ पे आप नाखुश थे? क्या सारी चीज़ें हमने तो प्रभावित होकर किया है और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। तो मोटिवेशन आपको बसपा में नहीं मिल रहा था, किस तरह से आप? परिस्थिति है, परिस्थितियाँ होती हैं राजनीति में। हम लोग भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करें। दिल्ली बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम को मंथन लगातार जारी है, जिसमें बीजेपी के अलावा नेताओं के अलावा यूपी के कई दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। लेकिन मीटिंग से छन छन कर
खबर आ रही है कि यूपी में कई नेताओं के टिकट भी कट सकते हैं। यूपी में सियासी तपिश अचानक से बढ़ गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कई मंत्री और भी इस्तीफा दे सकते हैं। इसमें से अलग नाम है दारा सिंह चौहान। खबर दारा सिंह चौहान की नाराजगी की भी आ रही है, लेकिन अब दारा सिंह चौहान के इस्तीफे से यूपी में सियासी हलचल और भी बढ़ गई है। ये सही है। अभी लोग सवाल आप लोग भी खड़ा करेंगे, लोग खड़ा करेंगे कि 5 साल आपने इस्तीफा नहीं दिया, कुछ नहीं किया, आप लोग मलाई खाते रहे। 5 साल तक जिस पिछड़े, जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे, लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। अब जब यूपी में लगातार पाले बदले जा रहे हैं, कोई बीजेपी तो कोई समाजवादी पार्टी पर भरोसा जता रहा है, लेकिन सवाल ये कि आखिर इस खेल का पटाक्षेप कहां होगा और कौन किस पर 2022 के दंगल में भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और वहीं बीजेपी नेताओं के इस्तीफे पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी आप सुनिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता नेगेटिव पॉलिटिक्स से थक गई है। उत्तर प्रदेश की जनता लगातार जिस तरीके से भेदभाव की राजनीति हो रही थी, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से नफरत की राजनीति हुई है, शोषण की राजनीति हुई है, लोग अपमानित हुए हैं। इस सब बदलाव के लिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए और समाजवादी पार्टी की कोशिश है लोगों को साथ लाने का काम कर रहे हैं, लोगों को मिलाने का काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में जब पिछली बार स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है, उनके साथ और साथी भी आए हैं। समाजवादी पार्टी की जो आने वाले समय में लड़ाई है उसको और आसान किया। आज दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, तो मुझे खुशी है इस बात की कि पूरा उत्तर प्रदेश एक खुशहाली की पॉलिटिक्स करना चाहता है। कह सकता हूँ कि आने वाले समय में बदलाव होगा और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी सरकार बन करके आएगी। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, आज 80% वोट समाजवादी पार्टी और गठबंधन जितने सहयोगी दल उनके साथ है और 20% जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। अगर 80% समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के साथ जनता है और 20% अगर जनता खिलाफ है, तो भारतीय जनता पार्टी का साफ होना उत्तर प्रदेश से निश्चित है। तो चलिए जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं यूपी में तोड़फोड़ का जो खेल इस वक्त चल रहा है। सिरसागंज सीट से विधायक हरिओम यादव बीजेपी में शामिल हुए हैं और साथ ही साथ इस तरीके से कुछ और भी विधायक जो कि इससे पहले बीएसपी में रहे हैं, कुछ नेता जो कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, लेकिन बेहद से कांग्रेस विधायक नरेश सैनी भी बीजेपी में शामिल हुए हैं और सपा के पूर्व विधायक धर्मपाल यादव को बीजेपी में शामिल कराया गया है। तो इस दौरान प्रदेश स्तर के जो कई संगठन के नेता हैं वो मौजूद रहते हैं। लेकिन जरा आप एक और भी चीज देखिए, चुनावी साल में मुंहभंग आखिर नेताओं का क्यों होता है, जरा ये भी आप देखिए और इन ग्राफिक्स के जरिए देख करके आप समझ सकते हैं कि आखिर ये चुनावी मौसम में ऐसा सब कुछ क्यों होता है। चुनाव जैसे ही सर पर आते हैं वैसे ही नेताओं का दल बदल क्यों शुरू हो जाता है। ब्रजेश प्रजापति ने भी इस्तीफा दिया है, ये एक और नाम जो कि चर्चाओं में रहा। और इसके साथ साथ आपको जरा एक और जानकारी देते हैं। बीजेपी विधायक अवतार सिंह भड़ाना जो कि आरएलडी में शामिल होते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से आरएलडी का प्रभाव रहा है और मौजूदा वक्त में किसानों का जो एजिटेशन चला, आंदोलन चला, वो अपने आप में बहुत हद तक महत्वपूर्ण माना जाता है और इसीलिए कुछ लोग जो हैं बीजेपी से अलग होते हैं। हालांकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको टिकट को लेकर के सवाल रहा है उनके मन में। स्वामी प्रसाद मौर्य, इनको लेकर के भी बड़ा सवाल, इस्तीफा दिया जाता है लेकिन किस राह पर जाना है ये अभी तय नहीं है। लेकिन 2017 में उत्कृष्ट मौर्य जो एक संघ है एक तरीके से उस पर काम करते हैं। ऊंचाहार सीट पर बीजेपी हमेशा से कमजोर रही है और आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा क्यों दिया, इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, वो भी जरा आप देखिए। 2022 में बीजेपी उत्कृष्ट मौर्य ऊंचाहार से चुनाव लड़ना चाहती थी और साथ ही साथ ऊंचाहार से चुनाव लड़ने पर उत्कृष्ट मौर्य इस बार भी हार सकते थे। ये कुछ ऐसी चर्चाएं इस पर चल रही थी। ये माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिन नामों को लेकर के बीजेपी के अंदर मंथन चल रहा था कि शायद उनको आगे टिकट ना मिल पाए, उन नामों की पैरवी स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे थे और उसमें कुछ और नामों को वो जोड़ना चाहते थे। लेकिन इस दौरान जो है नाराजगी जरूर सामने आई है और जाहिर तौर पर यही एक कारण है कि अपने पद से इस्तीफा उनके द्वारा दिया गया है। तो
तो ये लगातार तस्वीरें भी हैं, मंथनों का दौर चल रहा है, बैठकें लगातार की जा रही हैं और इन बैठकों के जरिए कितना कुछ डैमेज कंट्रोल जो कर पाने में बीजेपी कामयाब हो पाती है, या फिर समाजवादी पार्टी और तमाम जो विपक्षी दल हैं, क्या वाकई में बीजेपी के अंदर जिस तरीके की खलबली मची हुई है, एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से जो विधायक हैं या मंत्री हैं, क्योंकि 2 मंत्री और 4 विधायकों का इस्तीफा हो चुका है, तो क्या ये सिलसिला सिर्फ महज अभी शुरुआत है? आगे बहुत लंबी लिस्ट है। ये सभी चीजें अभी पर्दा धीरे धीरे उठेगा, लेकिन जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ कार्यक्रम में है। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, बहुत स्वागत है। और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता संजय सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन शुरुआत रविंद्र जी आपसे कर रहा हूं। या दिन भर चर्चाएं चलती रही, पार्टी से अलग हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपका ट्वीट आता है, ये सब हो क्या रहा है? अफवाह बनाई जाती है, आप उसके बाद खंडन करते हैं, ये चल क्या रहा है? देखिए, मैं सीधे सीधे आपसे कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवासियों से कहना चाहता हूं कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह शरीर समर्पित भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ अवांछनीय तत्वों के द्वारा फर्जी लेटर पैड पे हमारे इस्तीफे की बात कही गई। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जैसे ही सोशल मीडिया पे इसको देखा, मैंने तुरंत इसका खंडन करने का काम किया। इसके बाद मैंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके सारी बातों को बताने का काम किया। इसके बाद मैंने तुरंत पत्र लिख करके FIR दर्ज कराने के लिए मैंने नहीं, तो वो पत्र किसने लिखा था रविंद्रनाथ जी, दर्ज करा दिया है, जिस पर आपने इस्तीफा दिया? वो आखिर लिखा किसने फिर? चाहता हूँ भाई साहब, सुन लो। हाँ, वो भाई साहब किसने लिखा, वो टाइप किया हुआ है और मैं इसी किसके आईडी से लगा हुआ है, मैंने प्राथमिकी दर्ज कराया है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत ही जल्द ऐसे लोगों के चेहरे से नकाब उठाने का काम करेगी और बहुत ही जल्द वह कटघरे में होंगे जिन लोगों ने समाज में ये गलत भ्रांतियां फैलाने का काम किया। और ऐसे लोगों को मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से विधिक कार्रवाई उनके ऊपर होगी। आज विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज जब हम लोगों की बात करते हैं, हम लोगों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, हम दलित समाज की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन उसके बावजूद भी 2 मंत्री 4 विधायक इस्तीफा दे देते हैं। नहीं, आप हमारी बात सुन लेना। हमारी बात सुन ले, पूरी हमारी बात हो जाने दें। तब इसके बाद लोगों के पास जब कुछ मुद्दा नहीं रह जाता है, तब कुछ ऐसे अवांछनीय तत्व वह जो है सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो भी बातें हुई हैं आज सरासर गलत हुई हैं। हमारे शरीर के अंदर का अगर ये एक बूंद भी है, खून बचा हुआ है, तो वो भी भारतीय पार्टी के लिए समर्पित है। और मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूं कि मैं जब हमारी अर्थी भी निकले तो कमल के उस तिरंगे में निकले और हमारे शरीर के ऊपर कमल का। सर, अभी तो बहुत लंबा जिएंगे आप। आज जब भदोही से भारतीय जनता पार्टी भदोही से 3 सीटें जीत रही है, और भदोही नहीं आसपास में आज भारतीय जनता पार्टी का परचम जब लगा रहा है, तो इन लोगों के पास। अच्छा, ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं कि आपने नहीं लिखा था, आपने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन कौन है जिसने वो लेटर जारी करके ये अफवाह बनाई है? कौन है, किसके ऊपर शक है आपको? वो कौन है? वो मैंने FIR दर्ज करवा दिया है और बहुत ही जल्द मैं समझता हूं कि पुलिस इस पे तक जा करके उनको गिरफ्तारी भी करने का काम करेगा। और निश्चित रूप से वो आपके सामने घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे में आ जाएगा। FIR की कॉपी हमारे पास है, तो मैं आपको दिखा दूं। तो ये केवल अफवाह फैलाने की बात की जा रही है और हमारी जो लोकप्रियता है, इस लोकप्रियता। अच्छा, ठीक है, आप तो बीजेपी के साथ हैं, आप बीजेपी के साथ हैं। त्रिपाठी जी सुनिए ना, सुनिए तो सही, आप तो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन आज 2 मंत्री 4 विधायकोों का इस्तीफा हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? ये बीजेपी के अंदर भगदड़ क्यों मची है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है
भारतीय जनता पार्टी में जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 घंटे काम करते हैं, उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी घंटे काम करते हैं, 3 से 4 घंटे सोने का काम करते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में इन्हें करती है। जो विधायक, जो भी सांसद, मंत्री होगा, अगर गरीबों की हित की बात नहीं करेगा तो निश्चित रूप में वो जो है उनके स्वार्थ जब सिद्ध नहीं हो रहे हैं, हाँ। वो पार्टी को अलविदा कहने काम कर रहे हैं, लेकिन वो जहां भी जाएंगे मैं समझता हूं कि इसका परिणाम उनके पक्ष में नहीं होगा बल्कि उनके विपरीत होगा। और मैं भाई साहब स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं बीजेपी का था और बीजेपी में रहूंगा। कोई भी व्यक्ति मुझे अंतिम सांस बीजेपी से अलग नहीं कर सकता है। तो ये सारी बातें अब उनके किसी, अच्छा, जब ये अफवाहें चल रही थी कोई फोन आया था आपको शीर्ष नेतृत्व की तरफ से बता दें ये पूछने के लिए कि आपने इस्तीफा तो नहीं दे दिया? अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, मैं जरा वापस लौटता हूँ, मैं वापस लौटता हूँ त्रिपाठी जी आपके पास वापस लौटता हूँ। यही नहीं जो सबसे निचला तबका हमारा है बनवासी भाई, आज भी उसको सम्मान देने का काम आजादी के बाद। चलिए ठीक है, सर्व समाज की भी बात करेंगे, सर्व समाज की भी बात करेंगे और जरा ये भी समझने की कोशिश की जाएगी कि एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से मंत्री विधायक आखिर इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। अगर इतना सब कुछ काम किया प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव तो क्या कारण है? और मैं जरा आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि अभी कुछ लोग तो आपके संपर्क में हैं। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि अभी तो और भी नेता हैं बीजेपी के, और भी तमाम प्रदेश के अन्य नेता हैं मेरे संपर्क में हैं। किन किन लोगों से बातचीत चल रही है? देखिए, पहले तो विधायक जी को भगवान लंबी उम्र दे, इतना घबराए हुए हैं विधायक जी, पता नहीं क्या समस्या है भगवान जाने, और पता नहीं किसका फोन इनके पास आया था, क्या इनकी समस्या है। मैं आश्वासन देता हूँ हम इनके साथ खड़े हैं, अगर कोई समस्या है। ऐसा लोकतंत्र में होता रहता है, घबराए ना, पहली बात। जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि जो लोग छोड़ रहे हैं पार्टी, भारतीय जनता पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, जितने लोगों ने पार्टी छोड़ा सबने अपना एक कारण दिया इस्तीफे में, और उस कारण को जब आप पढ़ोगे तो जो समाजवादी पार्टी 2017 से लेके आज तक जिस मुद्दों को उठाती रही है कि भारतीय जनता पार्टी कभी पिछड़ों के साथ न्याय नहीं कर सकती है, पिछड़ों का वोट तो चाहिए उसे, लेकिन पिछड़ों के साथ कभी न्याय नहीं कर सकती है। इसीलिए कैबिनेट में रहने के बावजूद भी उनकी 5 वर्ष की जो पीड़ा थी कि मेरी कोई बात नहीं सुनी गई, मेरा कोई काम नहीं किया गया, जो पिछड़ों के हक के लिए योजनाएं बनानी थी वो नहीं बनाई गई, तो ये बात तय हो जाती है कि पिछड़ों के साथ बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी न्याय नहीं कर सकती है। हाँ, झांसे में ला करके, झूठ बोल करके, धोखे में ला करके वोट जरूर ले लिया था। दूसरी बात लोगों ने कही है कि दलितों के साथ जो अन्याय हो रहा है, दलितों के खिलाफ खड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी, जिस बात को हम लोग 2017 से कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी दलित, पिछड़ा और बाकी लोगों के साथ, गरीबों के साथ, वंचितों के साथ, मजदूरों के साथ, नौजवानों के साथ न्याय नहीं कर पाई पिछले 5 सालों में। उसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो अपने विधायक जी कह रहे बहुत बड़ी पार्टी है, तो जो बड़ा जहाज होता है, ये न्याय तो समाजवादी पार्टी भी नहीं कर पाई ना, इसलिए तो सत्ता से बाहर कर दिया था ना जनता ने। सामाजिक न्याय किया था, लेकिन हम अपनी बात पहुंचाने में असफल रहे थे। उस बात को आप जानते होंगे कि सामाजिक न्याय कब होता है, जब आप विकास करते हैं तो सामाजिक न्याय होता है, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं सामाजिक न्याय होता है, जब आप वुमेन एम्पावरमेंट करते हैं, महिलाएं हर जाति और धर्म की होती हैं, गरीब की भी होती हैं। अच्छा ठीक है सर, मैं सिर्फ इतना आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाह रहा हूँ कि अभी ये जो शुरुआत हुई है, क्या ये सिर्फ शुरुआत है, फिरिस्त अभी लंबी है? अभी ये ट्रेलर है, अभी फिल्म के इंटरवल के पहले का भी हिस्सा नहीं है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। इस ट्रेलर में सर दो मंत्री और 4 विधायक आ चुके हैं, आप कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है। अभी इंटरवल के पहले का हिस्सा है, इंटरवल के बाद जब देखोगे आप, भारतीय जनता पार्टी की पूरी कैबिनेट भी खाली हो सकती है। उसका कारण क्या है? देखिए, योगी आदित्यनाथ को ये लगता है कि अगर हम तानाशाही रवैया करेंगे, किसी मंत्री को डांट देंगे, किसी मंत्री को स्टूल पे बैठा देंगे, किसी मंत्री को भगा देंगे, किसी मंत्री को कैमरे के सामने गाली दे देंगे, उनको लगता है कि हम ही सब कुछ हैं। ठीक है, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन इस पर जरा एक रिएक्शन मैं त्रिपाठी जी का लेता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। त्रिपाठी जी जरा जल्दी से जवाब दीजिए, कह रहे कैबिनेट खाली होने जा रही है आपकी। सबसे पहले मैं अपने भाई विद्वान धर्मेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनसे एक केवल मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि आजादी मिले मुझे 70 वर्षों से अधिक हुआ, आज पिछड़ों की बात करते हैं। पिछड़ों को जो न्याय भारतीय जनता पार्टी ने दिया, पिछड़ा वर्ग आयोग गठन किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। और क्या 70 वर्षों में यह पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हो सकता था? अगर आज पिछड़ों को और दलितों को
चाहे वो कोई किसी समाज के लोग हों, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, सबको सम्मान अगर देने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। बड़ा सवाल तो ये है ना कि अब बीजेपी इस डैमेज कंट्रोल को कैसे कर पाएगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, जरा इसमें मैं संजय सिंह जी को भी जोड़ रहा हूँ मैं। मुझे 10 सेकंड दीजिए, मुझे 10 सेकंड। ठीक है धर्मेंद्र जी, जल्दी से। त्रिपाठी जी मुझे विद्वान कह रहे हैं, मुझे तो हंसी इस बात पे आ रही है कि मेरे से बहुत सीनियर है, ये बात बोलना उचित नहीं है। भारत सरकार गठन करता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार कभी केंद्र में रही हो और हमने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन ना किया हो तो हमारी जिम्मेदारी है, पहली बात। दूसरी बात, जिस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जिक्र कर रहे हैं, उसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का हक मार रही है, लेकिन इनकी सरकार नहीं जगी। ये कैबिनेट में शायद होंगे तो ये भी नहीं जगे, विधायक तो ये भी नहीं जगे, उनको उस समय पिछड़े याद नहीं आए। पिछड़े तब याद आते हैं जब उनको वोट लेना होता है। ठीक है, मैं जरा संजय सिंह जी को भी जोड़ रहा हूँ। संजय सिंह जी, ये आपकी पार्टी में भी ऐसा ही हो रहा है? क्योंकि एक नेता चुनाव आने से पहले अगर दूसरे राजनीतिक दल में जा रहा है, कारण तो होगा ना कोई, और सहारनपुर में ये तो आप देख रहे हैं। कारण जनता के कल्याण से मुझे लगता है निजी लाभ नुकसान। सर आता हूं मैं, त्रिपाठी जी आता हूं सर। त्रिपाठी जी आता हूं सर, आपके पास आता हूं। संजय सिंह जी बात पूरी कीजिए जल्दी से। धन्यवाद। देखिए ये चुनाव के वक्त में जो दल बदल हो रहा है और जो चेहरे हैं, ये ज्यादातर दल बदलू हैं। पिछले चुनाव में जो है वो भाजपा के साथ गए थे, बहती गंगा में सब बहना चाहते हैं, और इस चुनाव में उन लोगों को लग रहा है कि भाजपा में अब भविष्य नहीं है, हमें सपा में चलना चाहिए। लेकिन जो कांग्रेस छोड़ करके जा रहे हैं उनको भी यही लग रहा है कि कांग्रेस में उनका भविष्य नहीं है जी। कांग्रेस छोड़ करके जो नेता जा रहे हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि उनको भी यही नजर आ रहा है कि कांग्रेस में उनका भविष्य नहीं है, इसलिए दूसरे राजनीतिक दल में जा रहे हैं? सारे दल बदलुओं के कह रहा हूँ, उसको किसी दल में मत बांधिए, मैं दल बदलुओं की बात कर रहा हूँ। कि जो दल बदल रहे हैं वो अपना जनता के हित की बात नहीं कर रहे हैं। 5 साल तक जिसने अपने दल में रहकर जनता के सवाल ना उठाए हो, 5 साल बाद उसे याद आया कि जो है जनता के हित के सवाल वो खड़े करने लगा, जाति पर बात करने लगा। आप बताइए, धरती पर 2 ही प्राणी है, पुरुष है, महिला है, और उसे जातियों में बांटना, विकास और जाति का कैसा रिश्ता है। एक तरफ जो है प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, और दूसरी तरफ यही भाजपा के कुछ नेता अब कहने लगे हैं कि 80 और 20% की लड़ाई है। चाहे वो 80-20% की लड़ाई हो, चाहे अति पिछड़ा वर्ग की बात हो रही हो, लेकिन है तो उसमें या तो पुरुष है या ये अंतर तो आपने भी कर दिया ना। आप भी तो कह रहे हैं कि आधी आबादी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हाँ, आधी आबादी की तो ये तो अंतर आपने भी कर दिया। अगर 80-20 की बात पर आप विरोध कर रहे हैं तो आधी आबादी का तो जिक्र आप भी कर रहे हैं। समाज ये मानता है कि समाज में पुरुष शक्तिशाली है और महिला कमजोर है। मैं तो सर उस बात पे कह रहा हूं ना, आप कह रहे हैं कि 80-20 अत्याचार पिछले 5 सालों में हुआ है, उसके खिलाफ प्रियंका गांधी वाड्रा जी हर जगह गई, और वो जाने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि महिलाओं को शिक्षा में, उनको बुनियादी सुविधाएं और उन्हें राजनीति में अगर लाया जाएगा तो शायद वो अपने महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। ठीक है सर, मैं जरा दिलीप जी को जोड़ रहा हूं। जरा मैं दिलीप जी अब ठीक है सर, मैं वापस लौटता हूं। दिलीप जी, सवाल ये है कि जो ये मौजूदा वक्त में जो समय चल रहा है ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है, खास करके बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे, हाल ही में एक रिपोर्ट के जरिए कहा गया है कि कुछ ऐसे विधायक है जिनकी टिकट कट सकती है, और जाहिर तौर पर जिनको ये लग रहा है कि उनकी टिकट के ऊपर संकट है तो भगदड़ तो मचेगी ही। लेकिन इसमें मंत्रियों का नाम शामिल होना, 4 विधायक एकाएक वो इस्तीफा दे देते हैं, तो बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। मैं पहले जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी बैठे हुए हैं और जो सपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इन दोनों की एक बात का जवाब देना चाहूंगा। विधायक महोदय ने कहा था कि मोदी जी ने ही पिछड़ा कमीशन की स्थापना करी, बाकी किसी सरकार ने नहीं करी। ये भी गलत है। और जो धर्मेंद्र यादव जी ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर नहीं है कमीशन को एस्टेब्लिश करने की, ये भी गलत। उत्तर प्रदेश में यूपी स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1993 में बन चुका था, तब ना सपा थी और ना मोदी जी थे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट बहुत दिनों से चल रहा है। ये मैं सेंटर की कह रहा हूँ भाई साहब, मैं सेंटर के लिए बोल रहा था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए नहीं। राष्ट्रीय और स्टेट दोनों पुराने हैं।
दोनों राष्ट्रीय हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग स्टेट कैसे बना देगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की बात करो, स्टेट में तो आप बना सकते हैं। की बात कर रहे थे, ये राष्ट्रीय की बात कर रहे थे। मैंने कहा ना दोनों लोग गलत बोल रहे थे, मैंने आप ही को गलत नहीं कहा, मैंने उनको भी गलत कहा। नहीं, मैंने कह रहे थे कि मोदी जी ने ही बनाया, ठीक है धर्मेंद्र जी ठीक है, एक बार सुन लेते हैं। सारा काम मैंने ये कहा था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश नहीं बना सकता, मैंने ये बताया। ठीक है सर, ठीक है। इसमें अगर गलत हो तो बताइए मुझे आप। तो विधायक जी जो कह रहे हैं सारा काम मोदी जी ने नहीं किया है, बहुत सारा काम पहले से होके रखा हुआ है, और जो सेंटर की पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, जो स्टेट की पावर है स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है। सेंटर कभी कभी प्रोसीड कर सकती है, वो अलग बात है, बट दोनों की पावर सेपरेटेड है। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में, उसमें सारी व्यवस्थाएं करी गई हैं, एक बार देख लीजिएगा। आयरनी यही है हमारे देश में कि जब मंत्री या विधायक पद पे लोग बैठते हैं तो एक कसम खाते हैं कि मैं भारत के संविधान के अनुसार भारत के लोगों की सेवा करूंगा, और शायद संविधान की किताब कभी किसी ने देखी भी नहीं होती है, पढ़ी भी नहीं होती है। जनतंत्र है, जनादेश हमें मानना पड़ता है। अब मैं आपकी बात पर आता हूं शुभेंदु जी, कि ये जो दल बदल की प्रक्रिया है, पहली बात तो ये कोई नई नहीं है, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है 2022 के चुनाव को लेकर के, ये हमेशा से होता आया है। और मैं हमेशा इसी बात को कहता हूं कि किसी पार्टी की विचारधारा हो सकती है, लेकिन किसी नेता की कोई विचारधारा नहीं। उसकी एक ही विचारधारा है कि गद्दी कैसे मिलेगी। जो पार्टी के आला अधिकारी होते हैं, जो शीर्ष नेतृत्व जिन्होंने पार्टी को फॉर्म किया होता है, उनकी बात छोड़ दीजिए। जैसे समाजवादी पार्टी में मैं अखिलेश जी की बात नहीं कर रहा, मैं मुलायम सिंह जी की बात नहीं कर रहा हूं, वो नहीं छोड़ेंगे पार्टी को। लेकिन चाचा जी ने छोड़ दिया तो उनकी विचारधारा नहीं मिली, क्योंकि गद्दी की विचारधारा नहीं मिली। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जो मौर्य साहब हैं, जिन्होंने कल इस्तीफा दे दिया, 5 साल रहे, 5 साल उनको पिछड़े का बुरा होता नहीं दिखाई दिया, 5 साल में पिछड़ों का बहुत भला हुआ। बसपा में थे तब बसपा भला कर रही थी, भाजपा में आए तो भाजपा भला कर रही थी। अब उन्हें लग रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी में उनकी दाल नहीं गलेगी, तो उन्हें लग रहा है कि पिछड़ों का भला भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाएगी। ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हैं, सामाजिक कहीं से नहीं है। जो सोशल प्रिंसिपल्स की बात भारतीय संविधान में करी गई है, उन सोशल प्रिंसिपल्स पर कोई पार्टी खरा नहीं उतरती है। उनका एक ही एजेंडा होता है, राजनीतिक। जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात भारतीय संविधान की प्रियम्बल में कही गई है, उसमें से सामाजिक और आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय किसी को नहीं मिलता है, वो रेयर लोग होते हैं जिनको मिलता है। राजनीतिक और आर्थिक न्याय अगर किसी को मिलता है तो वो पार्टी के लोगों को मिलता है, जनता को नहीं मिलता है। जनता तो पैसा देती है खाली उसके लिए। ठीक है। और दल बदल जा रहा है, 4 विधायक गए, 2 मंत्री गए, और अभी आज ही शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो समाजवादी पार्टी के भी 1 विधायक टूट करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। तो कुल मिलाकर के अपना इंटरेस्ट जहां सिद्ध हो जाए, वही हमारी विचारधारा है और वही पार्टी अच्छी। आज अभी विधायक महोदय भारतीय जनता पार्टी के कसीदे पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं कमल में ही लिपट के जाऊं। आप ना जाएं, भगवान आपको उम्र दराज करे, वो अलग कहने की बात हो गई। लेकिन आज अगर इनका हित भारतीय जनता पार्टी में सिद्ध नहीं होगा तो ये अपने हित की बात नहीं करेंगे, सीधे कहेंगे कि पिछड़ों का, दलितों का, इनका उनका उत्थान नहीं हो रहा है, इनका उत्पीड़न हो रहा है, मैं यहां से जा रहा हूं। ठीक है, ठीक है सर। मैं जरा त्रिपाठी जी वापस आपके पास आता हूं। ये भगदड़ मचने से पहले बीजेपी में जो इस्तीफों का सिलसिला शुरू हुआ है, इससे पहले ये 80-20 की लड़ाई चल रही थी, लेकिन अब इस्तीफों के बाद आप इस 80-20 की लड़ाई को कहां मान रहे हैं? कितने पे आकर टिक गई है ये? देखिए, मैं स्पष्ट कर देना, सबसे पहले तो मैं भाई दिलीप यशवर्धन जी ने जो बातें कही, मैं उससे अपने को संबद्ध करता हूं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो चुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही बात है, वो 80 और 20 की ही लड़ाई होगी। आप देखते रहिएगा, रिजल्ट आएगा। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग 80 पे रहेंगे, बाकी लोग सब 20 पे रहेंगे। और निश्चित रूप से मैं कह देना चाहता हूं आपको, आपके चैनल के माध्यम से भी कह देना चाहता हूं, ऐसे लोग जो भारत में आते हैं और भारत का अन्न खाते हैं और फिर दूसरे देश की बात करते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से हम 80% हमारे साथ। सर, आप कह रहे हैं कि 80% आप हावी हैं और 20% विपक्षी खेमा है। लेकिन अगर आप देखें ना, सियासी दलों का जो गठजोड़ बना हुआ है, वो गठजोड़ विपक्षी खेमे के साथ है। 80% जो सियासी गठबंधन है, वहां तो विपक्षी खेमा नजर आता है, 20% में आप नजर आ रहे हैं। देखिए, उनका गठजोड़ बड़ा लंबा चौड़ा है। ये पब्लिक है, हाँ। सब जानती है, ये जनता है, सब जानती है। आज गरीबों की हित की बात कौन किया?
आज गरीबों को जब कोरोना जैसी महामारी पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत ही नहीं पूरा विश्व जूझ रहा था, तो गरीबों के पास कौन गया? गरीबों के पास भारतीय जनता पार्टी आइसोलेशन में थी। पदाधिकारी के लिए लोग दर दर भटक रहे थे, दवाओं के लिए लोग दर दर भटक रहे थे, एक पदाधिकारी हम लोग बेड नहीं मिल रहे थे कोरोना में, वहाँ उनके सुख दुख को समझने भाजपा का कोई नेता नहीं दिखा, आप ही नहीं दिखे त्रिपाठी जी। उनके खातों में पैसा नहीं बोलते हैं आप लोग। देखिए इतनी मेहनत की होती तो ये हालत ना होती, लोग छोड़ छोड़ के भाग जा रहे होते। कौशल किशोर जी के यहाँ के पहुंचा दिए होते। ठीक है, एक मिनट जरा धर्मेंद्र जी और संजय सिंह जी, एक मिनट जरा बात पूरी करने दीजिए। धर्मेंद्र जी ने ये बात कहा, मैं पूछना चाहता हूं धर्मेंद्र भाई साहब से कि आपकी भी तो सरकार प्रदेश और केंद्र में दोनों जगह थी। जब आप कांग्रेस के साथ थे, माननीय मुलायम सिंह जी उस समय रक्षा मंत्री थे, और क्यों नहीं आप उस समय पिछड़ों की बात किए? या जो पिछड़ों की बात लोग करते हैं, आज पिछड़ों को अगर सम्मान देने का, दलितों को सम्मान देने का, और किसी भी सब हमारे भारतीय जनता पार्टी में जातीय बात नहीं की जाती है, जात की बात नहीं की जाती है, हम सबको सम्मान देने का काम करते हैं। अच्छा, तो अच्छा ठीक है सर, ठीक है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं त्रिपाठी जी आपसे कि अब जो ये इस्तीफा है, इस्तीफे की जो झड़ी है, आज का दिन तो चलिए 6 तक आकर के रुक गया, लेकिन आगे अगले दिन अब तो ये दिल में यही चलता होगा ना कि अगले दिन कौन, आगे कितनी और संख्या, इसको रोकने के लिए अब क्या किया जा रहा है? देखिए किसी को भी रोकने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। हाँ। जिसकी स्थिति ठीक नहीं है, जिसको भारतीय जनता पार्टी का मतदाता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का मतदाता जिसको नकार दिया है, वो भले दल छोड़ें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मतदाता जिसको नकारा नहीं है, वो दल नहीं छोड़ सकता। नहीं, ये नकारने वाला शब्द जो जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं सर, ये कैसे हुआ है? कैसे पता चला कि जनता ने नकार दिया है? उनको तो चुन करके भेजा है, विधायक बना करके भेजा है। आपका कर्म अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से जनता आपके अपने सरों पे बैठा करके चलेगी। अच्छा ठीक है, विधायकों को बुलाया भी जा रहा है, विधायकों के साथ बैठकें भी हो रही हैं। आप बड़ी चर्चाएं हैं कि विधायक कुछ ऐसे सिटिंग एमएलए हैं जिनकी टिकट कटने जा रही है और इसकी फेरिस्त बड़ी लंबी है, ये सही है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कुछ दिन में आपको ये सारी बातें सामने आ जाएंगी। दूध का दूध और पानी का पानी तो हो रहा है, 2 मंत्री चले गए, 4 विधायक चले गए, कुछ लोग ही ऐसे हैं जो गए हैं। और निश्चित रूप से अगर कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी में कोई कहीं कमियां थी, वो थी तो बैठ करके बात करना चाहिए था कि क्या बातें हैं, क्या दिक्कत है। एक पार्टी छोड़ करके कहीं दूसरे पार्टी में चला जाना, ये शायद मैं उचित नहीं समझता हूं। ठीक है, धर्मेंद्र जी को जोड़ रहा हूं। धर्मेंद्र जी, त्रिपाठी जी बता रहे थे कोरोना काल में इन लोगों ने बहुत मेहनत की, ये बातें भूल जाते हैं, याददाश्त कमजोर है, पता नहीं, या याद करके बोलना नहीं चाहते हैं। इनके सांसद ने चिट्ठी लिखा कि हमें सिलेंडर नहीं मिल रहा है, इनके मंत्री के रिश्तेदार भर्ती नहीं हो पाए और उनकी मौत हो गई, और ये किस मुंह से बोल देते हैं? चेतन चौहान साहब की क्या स्थिति थी आप लोग जानते हैं। पूरा प्रदेश उस क्राइसिस से जूझ रहा था, कराया था वो भी चल बसे। बता दो, पूरा प्रदेश उस क्राइसिस में जूझ रहा था। इतनी संवेदनहीनता मैंने किसी भी सरकार को पूरे विश्व में नहीं देखी होगी। जब मीडिया कर्मी को रोक दिया जाता है, जहां पे चिताएं जल रही थी, शमशान घाट पे शेड लगा दिया जाता था, और उसके बाद माँ गंगा में लाशों का अंबार किसने नहीं देखा, वहां से राम नाम की चादर भी हटा लिया ताकि मेरा नाम छुप जाए कि भाई हमारे कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ। तो ये सारे काम करके लोग पूरी तरह से आज ही जा गए हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि इनकी 80% कैबिनेट कहीं कहीं जाने वाली है, और 1-2 दिन का समय ज्यादा नहीं है। अभी देखिए मकर संक्रांति है, तो थोड़ा इसके पहले की बात नहीं है, मकर संक्रांति के बाद आप देखिएगा कि एक ऐसी क्रांति आएगी कि भारतीय जनता पार्टी उसको संभालने में सब लोग लग जाएंगे, तभी कुछ नहीं होगा। दूसरी बात ये जो कह रहे हैं कि जो जा रहा हो नकारे हैं, आप मुझे बता दीजिएगा, अगर कोई नकारा होता तो 5 साल तक एक कैबिनेट मंत्री रहा आदमी, इसका मतलब आपने नकारे कैबिनेट मंत्री को रखा, आपने 5 साल तक परफॉर्मेंस नहीं किया उसने, तो जनता का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? इनके साथ जो रहे, पिछड़ी जाति का आदमी इनको वोट दे दे तब तो काम का है, दलित इनको वोट दे तब तो काम का है, लेकिन अगर इनसे कोई मांग कर ले, अपने अधिकार की मांग कर ले, अपने किसी विषय की मांग कर ले, इनसे ऑक्सीजन सिलेंडर मांग ले, इनके से दवाई मांग ले, या इनसे रोजगार मांग ले, या इनसे आरक्षण मांग ले, तो बोलेंगे वो नकारा है। ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत है कि लोगों को पहले गुमराह करती है, उसके बाद उनका शोषण करती है 5 साल तक। अगर ये इससे नहीं बचते हैं तो देखना भारतीय जनता पार्टी का ये समय वो असर होने वाला है
ठीक है, डूबती जहाज लेकिन जो होती है लेकिन ना, डूबती लेकिन जहाज से सब लेकिन लोग भाग धर्मेंद्र के जी जान बचाने एक का सवाल का प्रयास जवाब करते तो दीजिए कि जितने विधायक आ रहे हैं या आप कह रहे हैं कि और भी अभी आने बाकी हैं, इन सबको डाइजेस्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है सर। अगर आपकी पार्टी के भीतर बीजेपी के विधायक आते हैं जो सिटिंग एमएलए हैं, अगर वो छोड़ करके आपके पास आते हैं तो इसी लालसा में आएंगे ना कि टिकट आप देंगे। अगर आप टिकट देंगे तो आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जो टिकट की आस में लंबे समय तक आपके साथ जुड़े रहे, काम करते रहे, वो विरोधाभास नहीं बनेगा क्या? फिर भगदड़ आपकी पार्टी में नहीं मचेगी क्या? नहीं, शुभेंदु जी बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। मैं इस बात को रखना भी चाह रहा था और बीच में छूट गया था। आपने देखा होगा कि जितने लोग हमारे पास आए हैं, जिन लोगों ने पार्टी छोड़ के बीजेपी हमारे यहाँ आके ज्वाइन किया है, सबकी एक ही शर्त है कि हमें टिकट मिले चाहे ना मिले, हम भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। तो जो उनकी पहली शर्त है वो हमारा कॉमन एजेंडा हो गया, भारतीय जनता पार्टी को हटाना, क्योंकि प्रदेश को बचाना है। वो भी चाहते हैं हम भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे, हम भी चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। आप सोचिए कि उनका कितना तिरस्कार हुआ होगा। अब मैं कहना नहीं चाह रहा हूं, केशव प्रसाद मौर्य जैसे डिप्टी सीएम को स्टूल पे बैठाते हैं और ये सामाजिक न्याय की बात करते हैं। ये कैसी बात कर रहे हैं? ये लोग सोफे पे बैठते हैं और हमारे स्वतंत्र देव सिंह को कुर्सी पे बातचीत चल रही है क्या? कुर्सी बैठाते हैं। ये इनका न्याय है। धर्मेंद्र जी, उनसे भी बातचीत चल रही है। आपने देखा होगा नेताजी के पास वो गए थे, पुरानी तस्वीर भी आपको याद होगी। देखिए, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि अगर कोई भी आदमी मुश्किल में है, आपने नेताजी का इतिहास उठा के देखना, जब भी कोई आदमी मुश्किल में होता है, हम सारे गिले शिकवे भूल करके कम से कम उसकी पहले मदद कर देते हैं। उसके बाद जो राजनीतिक लाभ और फायदे की बात तो बाद की है। तो ऐसे अगर स्वतंत्र देव सिंह जी हैं, चाहे जी हैं, या चाहे कोई और भी है, अगर कोई अपने आप को वहां घुटन महसूस कर रहा है कि नहीं हम पिछड़ी जाति के होने के नाते हमारा तिरस्कार हो रहा है, तो उन सबका स्वागत करती है समाजवादी पार्टी। ठीक है संजय सिंह जी, आपको नहीं लग रहा कि आप इस जो लड़ाई चल रही है, इस दंगल से थोड़ा सा साइड रह गए हैं? आधी आबादी का जिक्र तो शुरुआत में बहुत तेजी के साथ किया गया था, प्रियंका गांधी वाड्रा भी अलग अलग जगह घूम रही थी, लेकिन अब इस भगदड़ जो बच रही है इसमें कई पीछे रह गए कर रहे हैं। और ये दल बदल की राजनीति जो इस समय चल रही है और जिसे जातिगत उसमें बांटा जा रहा है, लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने जो प्रतिज्ञाएं की हैं उसमें जाति और ये दल बदल से अलग बात की है। उन्होंने 20 लाख रोजगार देने की बात की, जिसमें 40% महिलाओं को। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि इस भगदड़ में सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है, कांग्रेस को क्यों नहीं मिल रहा कुछ? देखिए, ये तो भविष्य का नतीजा क्या आएंगे ये कोई नहीं कह सकता है कि किसी को कुछ ना कुछ मिल रहा है। कोई एक दल बदलू अगर आपके दल में आ जा रहा है और वो जीतेगा, जनता उसको किस रूप में लेगी ये भी देखने वाली बात है। और हम जनता को मतलब जनता के भरोसे पे हम अपनी बातों को कह रहे हैं कि जनता हमारी बात पे भरोसा करेगी, हमारी सरकार बनवाएगी। हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और जनता अगर उसमें अपनी विश्वास जताएगी और उसमें अपना भविष्य देखेगी तो निश्चित रूप से हमें भी मौका देगी सरकार बनाने का। और 90 से पहले जब कांग्रेस की सरकारें थी, जिस तरह से हम कांग्रेस ने सरकारी उपक्रम लगाए, बिजली की व्यवस्था की, सिंचाई की नहरों का जाल बिछाया, जो अस्पतालों की हालत थी वो बेहतरीन थी। बिजली जो है, इन लोगों ने वादा किया था कि 16 घंटे ग्रामीण बिजली देंगे और शहरों में हम 24 घंटे बिजली देंगे, जिसमें सरकार पूरी तरह से फेल है। स्वामी केशव मौर्य जो है वो सड़कों का हिसाब किताब नहीं देते हैं, वो बात कुछ और करते हैं। तो सरकार जवाबदेह नहीं है और हम लगातार जनता के हित की, जनता को क्या मिलना चाहिए, जनता के क्या अधिकार है, एक सरकार से जनता की क्या अपेक्षाएं होनी चाहिए, प्रियंका गांधी वाड्रा जी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जाके कांग्रेस की प्रतिज्ञाएं बता रहा है। किसान को क्या मिलेगा, नौजवान को क्या मिलेगा, महिलाओं को क्या मिलेगा। इसी से जोड़ता हुआ एक सवाल मैं दिलीप जी से आपसे करना चाह रहा हूँ। दिलीप जी, ठीक है दिलीप जी, इस भगदड़ में मेरा सवाल संजय सिंह से यही था कि इस भगदड़ में सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस इसमें कहीं पीछे रह गई और जो मुख्य मुकाबला सीधे सीधे नजर आ रहा है, बीजेपी और समाजवादी का जो पूरा गठबंधन है वो मुख्य तौर पर है, लेकिन कांग्रेस ने शुरुआत में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ी थी, अच्छी तरीके से कैंपेनिंग की और लोगों के बीच में पहुंची थी। बिल्कुल संजय सिंह शुरू में ही कहा कि हम किसी दल से गठबंधन नहीं करेंगे। ठीक है, अगर कोई छोटा दल आता है तो हम उस पर विचार जरूर करेंगे। ठीक है दिलीप जी, अब इसमें मेरा सवाल ये है कि कुछ पत्ते कांग्रेस ने अभी भी बचा करके रखे हुए हैं, क्योंकि अभी भी अब चुनाव के नतीजे के बाद भी कुछ हो सकता है, संभावना उस वक्त भी हो सकती है, अगर अभी बात नहीं है तो बाद में बन सकती है। देखिए, राजनीति में मैं पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, मगर अभी हम अपनी प्रतिज्ञा। ठीक है संजय सिंह जी, सवाल दिलीप जी से जरा समझ लेता हूं। ठीक है दिलीप जी। शुभेंदु जी, राजनीति संभावनाओं का समंदर होता है
और इसमें हर राजनीतिक पार्टी डुबकी लगाना जानती है। कोई समय का इंतजार करता है और कोई समय पे चूक जाता है, कभी पहले लगाता है, कभी बाद में लगाता है। पिछले जब चुनाव हुए थे 2017 में, तो कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ समन्वय बैठा लिया था, लेकिन वो समन्वय नहीं बैठा, जीत नहीं मिल पाई। इस बार ये इंतजार में है कि समाजवादी पार्टी की हवा चल रही है और समाजवादी के साथ में और भी छोटे छोटे दल बहुत सारे मिल गए हैं जो समाजवादी को मजबूती दे रहे हैं। तो अगर समाजवादी की सरकार बनी तो ये विलय बाद में भी हो सकता है। अभी फिलहाल जो कांग्रेस है वो अपनी नैया अकेले खेने के मूड में दिख रही है और उसमें उन्होंने जो पतवार थमाई है वो महिलाओं के हाथ में थमाई है। ये जादू काम कर रहा है, लेकिन उस हद तक नहीं काम कर रहा है कि आपको सत्ता की डगर तक लेकर के चला जाए। सत्ता आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि कारण सिर्फ इतना है कि कांग्रेस बहुत सालों तक, बहुत दशकों तक इस देश पर राज करती आई है और इस प्रदेश ने ही आपको कई बार प्रधानमंत्री बनाया है। लेकिन जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप प्रधानमंत्री बने हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की हालत जाकर के देख लेंगे तो आपको शायद खुद ही शर्म आ जाएगी। तो जनता ये समझ चुकी है कि आपका कोई आधार नहीं है। अब जो आप महिलाओं का बेस लेकर के चल रहे हैं, वो महिलाओं का नारा, महिलाओं का उत्थान आप तब भी कर सकते थे जब आप केंद्र में शासित थे। दशकों तक केंद्र में शासित रहे, तब आपको महिलाओं की याद नहीं। आज आपको याद आ रहा है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ठीक है, नहीं महिलाओं को आपका हक है, मैं कह रहा हूँ लड़िए, आपका हक है। लेकिन शुभेंदु जी, इस नारे ने समाजवादी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी सी खलबली जरूर मचा दी। इन दोनों पार्टियों की जो महिला कार्यकर्ता हैं, उनकी उम्मीदें बढ़ गई हैं और इन दोनों पार्टियों को उस उम्मीदों पर कहीं ना कहीं खरा उतरना पड़ रहा है। बिल्कुल। जैसे देखिए, अभी एक खबर आई थी कि समाजवादी पार्टी में जो एक पत्रकार है रोहिणी सिंह, वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की शायद बात आ रही है। तो ये जो महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, इसका कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये नारा है, जो लड़की हूं लड़ सकती हूँ। बाकी कांग्रेस सत्ता में तो नहीं आएगी। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, ये संजय सिंह जी को अच्छा लगे या बुरा लगे, हाँ ये जरूर है कि अगर समाजवादी पार्टी लीड करती है तो ये उससे हाथ जरूर मिलाएंगे, ये लिख के ले। ठीक है, मैं जरा रविंद्र नाथ जी, आपके संपर्क में और भी विधायक होंगे, संपर्क में जो विधायक हैं उनसे भी बातचीत चल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के मूड में हो, किसी के मन में हो, आखिर में आकर के एकदम धमाका हो जाए कि इस्तीफा दे रहे हैं साहब? देखिए भाई, धर्मेंद्र जी ने कहा है ना 80%, तो एक मुंगेरी लाल का सपना था। तो ये धर्मेंद्र भाई जी का और सपा का मुंगेरी लाल का सपना ही सिद्ध होगा। अगर 80% कैबिनेट जिस दिन इनके पार्टी में सम्मिलित होगी, भाई साहब मुझे जरूर डिबेट पे बैठाइएगा और मैं इनसे ये प्रश्न करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ युवाओं और नौजवानों को, जब सपा और कांग्रेस की सम्मिलित सरकार थी, क्यों नहीं 4.5 वर्षों में 5 लाख नौकरियां हमने देने का काम किया, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। आज दलित समाज को, चाहे दलित समाज है, चाहे पिछड़ा समाज है, चाहे समर समाज है, उन सभी को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, वो दिन संविदा पे नौकरी और पेपर लीक के बहाने सरकारी नौकरी को टालना, यही हुआ है 5 साल में। अभी परीक्षा हो रही बीटीसी की, पेपर लीक को कहा दिसंबर में कराएंगे, अभी तक नहीं करा पाए। जाता था और के माध्यम से 70 लाख रोजगार का वादा किया था योगी जी ने। रोजगार के मुद्दे पर बात नहीं करते। आप आइए ना, आप आइए, कोरोना जैसी महामारी में सबसे पहले अगर लघु उद्योग, कोरोना में आप कोरोना में बात मत बुलाइए। कोरोना में आप लोग आइसोलेशन में चले जाएंगे। पैसा भेजने का काम किसने किया? हमने 1,000 रुपए, चाहे कोरोना पीरियड था चाहे अभी था, सबके मजदूरों के खाते में पैसा भेजने का काम किया। मजदूरों के कोरोना से मरे हैं उनके परिवार वालों को 4 लाख दीजिए। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, कहा 50,000 देंगे। आप अपनी बात रखिएगा। अरे भाई ये बताइए ना, अगर 42 लाख लोगों को आप जोड़िए, 42 लाख लोगों को हमने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास देने का काम किया, हमने घर महीने में 2 लाख राशन देने का हम काम कर रहे हैं। राशन आप बांट रहे हैं, इससे अंदाजा लगा लीजिए कि बेरोजगारी कितनी है। आप लोग जाकर के महंगाई पर आप बात नहीं करते। पेट्रोल डीजल के दाम जब बढ़ते, तेल के दाम घटते हैं तो आप घटाते नहीं, बढ़ते हैं तो बढ़ा देते हैं। ठीक है सर, ठीक है संजय सिंह जी। अरे सुन ले भैया, तो बिनती बा, हाथ जोड़ के बिनती बा कि दूसरे को सुनने की क्षमता रखा। और जिस दिन 80% दावे के साथ कह रहा हूं, सुन लीजिए, जिस दिन 80% कैबिनेट के लोग आपकी पार्टी में होंगे, उसी दिन रविंद्र त्रिपाठी
या आप राजनीति से संन्यास ले लेगा, या आप राजनीति से संन्यास ले अरे लीजिएगा, ठिकादार का या कर तो नहीं रहा है। पार्टी को समाप्त समझिएगा। अच्छा त्रिपाठी जी, आपको एक किसी ने सवाल डांटा तो नहीं? मैं करना चाह रहा हूँ। शुरुआत में हालांकि मेरे को पूछना था, त्रिपाठी जी, सुनिए ना, आपको एक किसी ने डांटा तो नहीं? मिनट धर्मेंद्र जी, एक मिनट। त्रिपाठी जी, एक सवाल जो बार बार ये उठ रहा था ना, जो शुरुआत में इस्तीफे को लेकर के आपकी बड़ी चर्चाएं चली थी, तो कहा तो ये जा रहा था कि जिन विधायकों के नाम, सर सुनिए तो सही, सवाल तो सुन लीजिए एक बार। त्रिपाठी जी, ये कहा जा रहा था कि जिन विधायकों के नाम कट रहे हैं ना, जिनको टिकट नहीं दी जा रही है, उसमें से एक नाम आपका भी था, इसलिए आपने इस्तीफा दिया। और इस्तीफा जब दिया गया, इसको लेकर के हवा बनी, तो उसके बाद जो है आपको आश्वस्त किया गया कि आपकी टिकट नहीं जाएगी। नहीं कटेगा। अरे 24 घंटे त्रिपाठी जी, क्या यही सच्चाई है? हमने बिजली के बिल को भी आधा कर दिया। अब क्या बात? अरे 5 साल लूटा ना बिजली का बिल 5 साल। अच्छा चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, धर्मेंद्र जी को जोड़ रहा हूँ। धर्मेंद्र जी, आज भी एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई है। ये कहा जा रहा था कि शायद पहले फेज के चरण में जितने नाम हैं, और खास करके इसमें आरएलडी के साथ जो सीटों को लेकर के एलोकेशन है, उसको लेकर के बहुत हद तक स्थिति साफ हो जाएगी। कुछ साफ हो पा रहा है अभी? नंबर तो बता सकते हैं ना, कितनी सीटें दे पाएंगे आरएलडी को? शुभेंद्र त्रिपाठी जी को त्रिपाठी जी एक मिनट, रविंद्र जी एक मिनट, ठीक है सर, रविंद्र जी ठीक है, मैं वापस लौटता हूं सर आपके पास। धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए। त्रिपाठी जी, आप सम्मानित व्यक्ति हैं, हम लोग बहुत बड़े हैं, आप हम लोग को बोलने का मौका दीजिए। आप ऐसे हमारी आवाज नहीं, पूरा मौका है धर्मेंद्र जी। अब बताइए ना, आरएलडी को कितना, नंबर के हिसाब से तो बता सकते हैं कितना? हाँ, मैं पहले त्रिपाठी जी की बात का जवाब दे दूं। इन्होंने बहुत सारे झूठे आंकड़े बता दिए हैं। ये जो नौकरी के आंकड़े बता रहे हैं, वो सारी फर्जी आंकड़े हैं। उसमें या तो संहिता पे शामिल है। मैं उदाहरण के तौर पे एक बता देता हूँ कि 59,000 ग्राम पंचायत से आए। आप सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? 59,000 जो ग्राम पंचायत सहायकों की भर्ती हुई है, उसकी जो सैलरी होगी उत्तर प्रदेश सरकार नहीं देगी। क्या मेरी आवाज आ रही है शुभेंदु जी? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। जो 59,000 ग्राम पंचायत सहायक की भर्ती हुई है, उनकी सैलरी उत्तर प्रदेश सरकार नहीं देगी, बल्कि जो प्रधान जो ग्राम सभा का बजट होगा उसी से दिया जाएगा। तो 59,000 तो इनका ये इसमें जुड़ गया। ठीक इसी तरह से जो एम्बुलेंस के ड्राइवर थे, उनको इन्होंने निकाल दिया कोरोना के जस्ट बाद। उसके बाद 10,000 भर्ती दूसरी कर दी, 10,000 उसमें और जोड़ दिया। तो इसी तरह से जादूगरी इनकी चलती रहती है आंकड़ों की, कि हम संख्या बढ़ा दें। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि हमने फ्री में ये दिया, अगर कोई आदमी 235 रुपया लीटर सरसों का तेल खरीद रहा है, अगर वो महीने में 2 लीटर भी सरसों का तेल खरीद लेगा, तो 460 रुपया करीब उसके पास हो जाए। 400 मेरे ख्याल से 525 रुपया हो जाएगा, 550 के आसपास हो गया। अब 550 रुपया उसका आपने सरसों के तेल से ले लिया। अभी मैं डीजल की बात नहीं कर रहा हूँ, पेट्रोल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अरहर की दाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरसों के तेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके आटे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चावल की बात नहीं कर रहा हूँ, बच्चे के फीस की बात नहीं कर रहा हूँ, बच्चे के कपड़े जूते की बात नहीं कर रहा हूँ। भरोसा दिला दीजिए ना आप जनता को कि अगर आप सत्ता में आएंगे तो आप ये सभी चीजों के दाम कम करेंगे। भरोसा दिलाइए। 300 यूनिट बिजली फ्री, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। उससे कम से कम 1700 रुपए महीने का एक व्यक्ति का फायदा होगा। वो पैसा अपने बच्चे की पढ़ाई में खर्चा कर सकता है, अपने जीवन स्तर को सुधार सकता है। और कम से कम 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। 10 लाख रोजगार दिया जाएगा युवाओं को, वो भी सरकारी नौकरी। जितनी बैकलॉग की भर्तियां हैं पिछड़ी जाति की और दलित की, सारे बैकलॉग की भर्ती भरी जाएगी। इनकी तरह से नहीं कि बादा के कृषि विश्वविद्यालय में 15 में से 11 पद एक ही जाति के लोगों को भर दिया जाए। इनकी तरह से नहीं पूरे प्रदेश में 22 जिलाधिकारी एक ही जाति के बना दिए जाए। इनकी तरह से नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में 75 में से 21 एसएसपी आपके एक ही जाति के बना दिए जाए। ये भारतीय जनता पार्टी जातिवाद पूरी तरह से हावी है। और सुनिए, जातिवाद का आरोप तो आपकी पार्टी के ऊपर लगता रहा है, आपकी सरकार पर लगता रहा है। शुभेंदु जी, आप एक संजीदा पत्रकार हैं। आप एक संजीदा पत्रकार हैं। जो आरोप लगाते हैं उसको आप उसकी जब हकीकत में जाएंगे तो आप देखोगे कि जो आरोप लगाते हैं पूरा निराधार है। मैं आपको आधार के साथ बता रहा हूँ। आज आप चेक कर लीजिए कि कितने जिलाधिकारी। ठीक है सर, समय थोड़ा सा कम, माफी के साथ रुक रहा हूँ, माफी के साथ रुक रहा हूँ, दूसरी बात माफी के साथ रुक रहा हूँ सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में आपने अपना कीमती समय दिया, सभी का बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में आप जुड़े हमारे साथ। लेकिन बड़ा सवाल है कि चुनावों के समय में आकर के अगर कोई राजनीतिक दल से नेता उठ करके किसी दूसरे दल में चला जाता है तो सवाल वहीं से खड़े होते हैं। और सवाल तो ये है कि डैमेज कंट्रोल करने में क्या वाकई बीजेपी अब कामयाब हो पाएगी? क्या आगे ऐसी भगदड़ नहीं मचेगी? ये सुनिश्चित कैसे किया जाएगा, देखने वाली चीज़ें हैं। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।